नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण जारी। सरकार की कोशिशों का झारखंड में कुछ जगहों पर बना मजाक। बाजार और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिहार के भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोरोना जांच का ट्रायल जारी। ट्रिपल आईटी शिक्षक ने बनाया कोरोना सॉफ्टवेयर। कोरोना जांच में मिल सकती है मदद। बेतला नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला जारी। पिछले दिनों में 2 जंगली भैंस की हुई मौत। पार्क की व्यवस्थाओं पर उठा सवाल। और नालंदा से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर। 2 विवाहिता की दहेज लालच में की हत्या। ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो गढ़वा से आ रही है, जहां पर डीएफओ पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और डीएफओ पर यह हमला किया गया था, जिसके मामले में अब यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें बताया जा रहा है कि 105 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें से 5 नामजद और 100 लोग अज्ञात महिला पुरुष पर एफआईआर दर्ज हुई है। डीएफओ के निर्देश पर वन कर्मी ने मेराल थाने में यह मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से डीएफओ को यह सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध काम चल रहा है और जिस तरीके से आरा मशीन के जरिए कटाई का काम चल रहा है, ये गुप्त सूचना डीएफओ को मिली थी। उसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया और टीम का गठन करने के बाद वहां पर वो खुद पहुंचे। जब वहां पर वो पहुंचे, कार्रवाई करने की बात कही, तो वहां पर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद दिखाई दिए कि सभी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि हमला भी किया। इसमें जो डीएफओ के साथ कुछ अधिकारी थे वो मौके से निकल गए, लेकिन डीएफओ की गाड़ी पर भी शीशे भी तोड़ दिए गए। और इस बीच फिर उन्होंने दूरभाष के माध्यम से सूचना दी मौजूदा वहां पर पुलिस कर्मियों को, और उसके बाद पुलिस की टीम आई, जिसके बाद वो माफिया वहां से भागने में कामयाब रहे। लेकिन डीएफओ पर यह हमला, और इस मामले में अब 105 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हमारे साथ गढ़वा संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर है। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? जी, मैं बता दूं आदर्श की मेराल थाना क्षेत्र के कजरात गांव का यह मामला था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर आरा मशीन सील करने गए थे अरविंद कुमार गुप्ता, जो डीएफओ हैं नॉर्थ डिवीजन के। वहां जाने के बाद उन पर हमला किया जाता है, तो उनके जो सहयोगी थे वो तो भाग जाते हैं, लेकिन ये फंस जाते हैं बीच में। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं, उसके बाद इनको बचाया जाता है। फिलहाल स्थिति है आदर्श की डीएफओ पर हमला करने के मामले में 105 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें 5 नामजद है और 1 अज्ञात महिला और पुरुष है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मेराल थाना के द्वारा लगातार छाया पकड़ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है उस क्षेत्र में। जी आदर्श, अब इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि 105 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या अब इसमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है? गिरफ्तारी फिलहाल अभी तक नहीं हुई है, जो मतलब जानकारी मिल रही है, लेकिन पुलिस लगातार उस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए लगातार उस क्षेत्र में गश्त कर रही है। और जैसे ही मिलती है खबर गिरफ्तारी की, मैं अपडेट करूंगा आदर्श। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है तुरंत बताइएगा आशीष। फिलहाल के लिए शुक्रिया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाया गया है, लेकिन झारखंड की कुछ जगहों पर सरकार के इन प्रयासों का कोई महत्व नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि धनबाद के झरिया प्रखंड के बाजारों और बैंक का हाल कुछ ऐसा ही बताता है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद क्षेत्र के बाजारों में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। बैंक में उमड़ रही भीड़ पर बैंक शाखा प्रबंधक ने बताया कि पैसे निकालने के अलावा खाता जांच करवाने पहुंच रहे लोगों की वजह से शाखा में भीड़ उमड़ रही है। सस्ता होने के कारण थोड़ा भीड़ ज्यादा लगाता ग्राहक, और इसीलिए मार्केट भी आधा बेरा खुलता है, सबको प्रॉब्लम हो जाता है। लोग जो शाम वाला ग्राहक था वो दिन में ही आके एक ही बार सब सब्जी ले लेता है, फल फ्रूट ले लेता है। डेली तो खुल रहा है ना?
और दुकान डेली खोल रहा, फिर भी ग्राहक को तसल्ली नहीं है। सस्ता मिलता है तो आगे हड़बड़ा के सब एक बार में ले जाता है। जिंदगी सस्ते पैसे से ज्यादा जिंदगी की मोल है ना। मोल तो जिंदगी का है। कोरोना वायरस कहीं ना कहीं दुकानदार भी जिम्मेवार हैं। हाँ, दुकानदार भी जिम्मेवार है। सोशल डिस्टेंसिंग सब दुकानदार को और थोड़ा ग्राहकों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी क्या है कि जैसे सुबह में भीड़ आ जाती है तो मेरा एक स्टाफ भी दो स्टाफ और थाना का सिपाही भी रहता है और वो लोग को लगातार देखते रहता है। फिर भी यदा कदा बीच में तो आदमी घुस जाता है, फिर भी हम लोग नीचे से देख करके लाइन में लगाने का कोशिश करते रहते हैं कि डिस्टेंस बना करके आप रहिए। ऊपर में 4 या 5 ही आदमी को हम लोग आने देते हैं और यहाँ 4-5 का पेमेंट हो जाता है तो फिर हम लोग 4-5 को नीचे से बुलाते हैं। माना जाए कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है? नहीं, ऐसा कोई गलती, सभी प्रयास में है सभी। बीते महीने बिहार के भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोरोना वायरस की जांच का ट्रायल चल रहा था। आपको बता दें कि 1 महीने बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया है कि IIIT शिक्षक द्वारा बनाए गए कोरोना सॉफ्टवेयर से कोरोना जांच में मदद मिल सकती है। दरअसल भागलपुर IIIT के एक शिक्षक ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है जो 1 सेकंड में कोरोना पॉजिटिव की पहचान कर सकता है। इसे जांच में अपनाया गया तो खर्चीली और लंबी जांच प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकती है। बताते चलें कि IIIT में तैयार सॉफ्टवेयर की जांच मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की गई। इससे मरीजों की डिजिटल एक्सरे रिपोर्ट देखी गई। सॉफ्टवेयर से 20 सेकंड में 20 एक्सरे की जांच पूरी हो गई, यानी एक मरीज का पता लगाने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगा। और अगर इस तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पूरे भारतवर्ष में हुआ और जिस तरीके से इसे मान्यता मिली, उसके बाद जांच का दायरा भी तेजी से बढ़ेगा और जांच में वक्त भी बेहद कम लगेगा। हमने मंत्रालय को इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरह का हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और हमने हेल्थ मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो MOS है, हमारे माननीय मंत्री जी श्री अश्विनी चौबे जी, उनको भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है। मेरे थ्रू हमने एक प्रोजेक्ट बना के उनको भेजा है और उनसे भी हमको पर्सनली बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इसको ICMR जो संस्था है जहाँ वैलिडेशन होती है, जहाँ वो चेक करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो हम उसको वहाँ भेज देंगे। तो अभी इस विषय में हम नहीं बता सकते कि। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सुगौली प्रखंड स्थित चिलझपटी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और विद्यालय के नजदीक मनरेगा के तहत मुखिया अशफाक अहमद ने पोखर का शिलान्यास करवाया। वहीं 5 प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, GPS, मनरेगा कार्यपालक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। का उधारी के लिए 3,41,000 रुपया है। अच्छा। और छठ घाट और ब्लॉकिंग जो करना है 8 फीट के लिए पार्क बनाना है जी, उसके लिए सर 16 लाख रुपया का है। अच्छा जी। कुल 19 लाख कुछ का है जी। तो जिला पदाधिकारी आज आए थे, क्वारंटाइन सेंटर को निरीक्षण किए हैं जी। तो उसमें क्या कुछ बताया, कुछ मार्गदर्शन दिए जी? संतुष्ट हुए, सब पूछे हैं लोगों से, बाल्टी मिला, खाना मिला, नाश्ता मिला, सबसे पूछे हैं, लोगों ने बताया है और DM साहब संतुष्ट हुए हैं। और संतुष्ट होने के बाद बताया है कि आप लोग को भी प्रशासन को कोऑपरेट करना है और उन लोग को जॉब कार्ड भी दिए है। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते महीनों में बेतला नेशनल पार्क में बाघिन की मौत का राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां ये बना हुआ था और उसके बाद बीते 2 दिन जंगली भैंसों की मौत के कारण अब वन्य प्राणियों की देखरेख और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन में 2 जंगली भैंस की मौत हुई। ऐसे में पार्क के प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पार्क के निदेशक द्वारा जंगली भैंसों की मौत के कारण इसे संक्रमण बताया गया है कि संक्रमण के चलते ये मौत हुई है, लेकिन मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। कंडीशन है, सिचुएशन है
3 बाइसन का डेथ होना बहुत ही दुखद है, लेकिन हम लोग इससे ये नहीं है, घबराए नहीं है। इस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया है और कोई भी प्रयास हम छोड़ेंगे नहीं इसमें कि हम अपने बाइसन को बचाएं। यहाँ की शान रही है, यहाँ पे बाइसन ही ऐसा जानवर है हमारा जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी है। इसको बचाना निहायत जरूरी है और उसके लिए हम लोग सारा प्रयास करेंगे और जो भी प्रयास करेंगे वो आपके सामने होगा, हम आपको बताते रहेंगे। हमारे देश में महिलाओं के साथ अप्रिय घटना आए दिन घटित होती है। ताजा मामला नालंदा जिले का है, जहां 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दहेज लोभी ससुराल वालों ने 2 विवाहिता की दहेज के लोभ में हत्या कर दी। पहली घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव की है, जहां राम आश्रय प्रसाद अपने परिजनों के साथ मिल अपने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर उसे भूसे में छिपा दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पति ने पुलिस के सहारे घटनास्थल तक पहुंच शव को काफी खोजबीन करने के बाद भूसे से यह शव मिला है। जबकि दूसरी घटना तिलहाड़ा थाना क्षेत्र के छज्जू विघा गांव की है, जहां ससुराल वालों ने एक विवाहिता को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद सभी ससुराल वाले फरार हो गए। इन दोनों मामलों में पुलिस फिलहाल छानबीन करने में जुटी है। बड़ा फोन किए कि फरीदपुर में कोई घटना हुआ। इसको बाद हम घटना स्थल पर पहुंचे तो देखें कि लड़की वाले ने सब यहाँ पहुंचे हैं। इसको बाद पूछताछ हो रहा है तो कोई बोलने कि यहाँ पड़ी बोल कोई ऐसा नहीं है। तब फिर कुछ बोलता लड़की वाला के 2-3 आदमी के पकड़ के लेंगे थाना। इसका बाद ही बताया कि संडा ने लहास कट्टू के अंदर गड़ा हुआ। इसका बाद थाना पर भारी पहुंचे। इसका बाद कुछ बोलता है यहाँ से लहास लाए। इसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए यहाँ अस्पताल लाए। घटना घटी कि शुक्रवार हमारे बच्चा है जो कि लड़के के पहुंचाने गया, हमेशा वो प्रतिपादित करता था और उसको है जो कि मार कर करके और हुलासगंज थाना संडा टाउन पर गांव है वो बोलता है। वहीं पर उसका एक बच्ची भी आई हुई है। बच्ची का नाम सरिता देवी है, दामाद का नाम है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। मुजफ्फरपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 एसकेएमसीएच और 3 सदर अस्पताल से थे। ये सभी प्रवासी हैं। 5 केस पुनः पॉजिटिव इस जिले में निकले हैं। 2 एसकेएमसीएच से कलेक्शन था और 3 सदर अस्पताल से। ये सभी प्रवासी हैं। 2 बंदरा के हैं, 1 मुचाहा के हैं, 1 मीनापुर के हैं और 1 अहियापुर पुलिस स्टेशन का है जो मीनापुर कोटल में। टोटल 25 हो। और उधर जम्मू कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर एक पेंटिंग बनाई गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों को कदमा के रहने वाले आर्टिस्ट ऋषभ मल्हार आधे घंटे में स्पीड पेंटिंग कर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि इन जवानों को दी है। ये शहीद जवान, उन्हें ये श्रद्धांजलि इस कलाकार की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि 5 जवानों के एक साथ पेंटिंग बनाए गए और इस बीच तिरंगे को भी दिखाया गया है। हमारा एक संस्था है क्रिएट क्रिएशंस के नाम पे, और हम लोग सिखाते हैं, सारा आर्ट वर्क सिखाते हैं लोगों को। और अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है और लोग घर पे तरह तरह के पेंटिंग्स बना रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, तो हम लोग भी लोगों को एक मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेंटिंग के थ्रू। और अभी के जैसे हमें ये खबर मिला कि हमारे जवान शहीद, ऐसे भी कोरोना वायरस से भी वो लोग लड़ रहे हैं और आतंकियों से भी लड़ रहे हैं। तो और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी
और शहीद हो गए। तो हमने ये प्लान किया कि उनके लिए उनको एक ट्रिब्यूट करे, इंडियन आर्मी को ये ट्रिब्यूट करे, और उनका ये पोर्ट्रेट बनाने का हमारे दिमाग में आया। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है। इसके बावजूद मजदूरों का असुरक्षित तरीके से लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिहार में दिल्ली, हरियाणा, यूपी और गुजरात से ट्रकों में सवार होकर बड़ी संख्या में मजदूर लगातार आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से आ रहे श्रमिक मुजफ्फरपुर में चलती बस पर सवार होने में दूसरी बस से टकराकर सड़क पर गिर गए और वहां तैनात पुलिस पेट्रोलिंग तमाशा देखती रही। एक बड़ी घटना होते होते बच गई, लेकिन उन चोटिल यात्रियों को इस बीच जो खबर है कि हाल वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने पूछा तक नहीं। जो ये यात्री जो ये चोटिल हो गए हैं उनका हाल तक नहीं पूछा गया, और फिर यात्री दूसरे बस पर सवार होकर आगे की ओर निकल गए। इतना ही नहीं, पैदल या ट्रकों से आने वाले यात्रियों को मुजफ्फरपुर पुलिस बिना स्क्रीनिंग के दूसरे बस या ट्रकों पर चढ़ाकर आगे भेज देती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जाता। उससे पूछा गया पहले कि बस कहां जाएगी, तो बोला समस्तीपुर। मैं बोला मेरे को भी जाना है, तो बस उसने रोका। फिर हम लोग जैसे चढ़ने के लिए चढ़ा तो आगे में बस था, जैसे थोड़ा स्टैंड पकड़ के चढ़ना शुरू किया तो आगे बस बढ़ा दिया। बस में टकरा करके हम लोग गिर गए। समस्तीपुर जाने के लिए बस आई हुई थी, तो हम लोग उस साइड में थे, दूसरी साइड में। उधर से हम लोग पूछे कि समस्तीपुर जाएगी भाई बस, तो ड्राइवर ने बोले कि हाँ समस्तीपुर जाएगी। हम लोग उधर से भाग करके आ गए, गाड़ी रोक रखे थे। जैसे ही हम लोग घुसे हैं उसने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। प्रशासन की कोई मर्जी, तो बहुत सारे आदमी थे। हम प्रशासन को नहीं ध्यान दिए कि प्रशासन इधर देख रहे हैं या नहीं देख रहे। मदद किया कि नहीं? मदद क्या किया, हम लोग को खुद चोट लगा, भाग करके इधर लटके। और इस बीच एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर झारखंड वासियों के लिए आ रही है। जो परेशानी का सबब झारखंड की राजधानी रांची बनी हुई थी, वहां पर अब संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। 7 और कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में अब जो एक्टिव केस है वो राजधानी रांची में केवल 13 बचे हुए हैं। आपको बता दें कि 105 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 9 मरीज राजधानी रांची के ठीक हो गए हैं। माफ कीजिएगा, 90 मरीज हैं जो स्वस्थ हो गए हैं, और इस बीच 13 एक्टिव केसों की संख्या अब सिर्फ बची हुई है। रेड जोन से भी अब राजधानी रांची जल्द बाहर आ सकता है। ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत की खबर, 80% के पार राजधानी रांची में रिकवरी रेट पहुंच गया है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला राजधानी रांची के लिए वहां पर लगातार बना हुआ है, बहुत बड़ी राहत की खबर। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। राजीव, एक बहुत बड़ी राहत की खबर, 80% से ज्यादा रिकवरी रेट राजधानी रांची का, पूरे भारत में सभी शहरों में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल देखिए, ये राहत की खबर रांची से लगातार मिल रही है और लगातार ये सिलसिला जो है ठीक होने का। हालांकि पहले दौर में अगर आप देखें तो जिस तरह से झारखंड में कोरोना का पहला मरीज रांची से ही आया था, रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से एक मलेशियाई युवती पाई गई थी कोरोना संक्रमित। उसके बाद रांची का हिंदपीढ़ी इलाका लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से बढ़ता गया ये आंकड़ा और लगभग 100 पार कर गया था। लेकिन अब ये जब सिलसिला शुरू हुआ है कोरोना पेशेंट के ठीक होने का, तो लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है ठीक होने का। और अब आप जिस तरह से टाटा न्यूज ने ये रिपोर्ट दिखाई है कि अब संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 13 बच गई। जी, ये जो 13 मरीज बचे हुए हैं, इसके अलावा पूरे झारखंड के आंकड़े क्या कह रहे हैं राजीव इस वक्त? देखिए, पूरे झारखंड के आंकड़े भी लगभग 50% मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। तो पूरे झारखंड के आंकड़े भी देश के आंकड़ों से अगर देखें तो अच्छा है। लेकिन रांची के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरे झारखंड में अभी ये प्रतिशत लगभग 38 के लगभग है। लेकिन रांची जिले को देखें तो ये 80 से ज्यादा है। तो हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी काफी तारीफ की है सभी कोरोना वॉरियर्स और रांची जिला के पदाधिकारियों की। कहा है कि उनके प्रयास से ही ये संभव हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आशा जताई है कि जल्द ही झारखंड जो है कोरोना से मुक्त हो सकता है। जी।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार ठीक होने का सिलसिला कोरोना संक्रमित मरीजों का जारी है, वो एक राहत भरी खबर भी है और ऐसे में प्रशासन भी अब राहत की सांस ले रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आते हैं कि जल्द ही हम कोरोना की इस लड़ाई में विजय हासिल करेंगे और झारखंड कोरोना मुक्त होगा। राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राज्य में काजू उत्पादन के लिए जामताड़ा का नाम पहली पंक्ति में आता है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण 50 एकड़ में लगे काजू की फसल नष्ट हो चुकी है। ये काजू तोड़ने के लिए मजदूर यहां पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे पेड़ों से काजू गिरकर नष्ट हो रहे हैं। जामताड़ा के नाला मुख्यालय स्थित 50 एकड़ भूखंड में लगभग 35,000 के आसपास काजू के पेड़ सरकार ने लगाए हैं। इस वर्ष काजू की अच्छी पैदावार भी हुई है। सरकार ने जिस व्यक्ति को लीज दी है, ऐन वक्त पर वो मुकर गया। अब आनन फानन में प्रशासन ने किसी दूसरे को काजू बागान की लीज दे दी है, लेकिन इस लॉकडाउन में ठेकेदार को काजू तोड़ने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिससे तैयार फल जमीन पर गिरकर नष्ट हो रहे हैं। बताते चलें कि बागान के ठेकेदार बताते हैं कि इस साल लाखों के नुकसान होने की आशंका है। अब जिला प्रशासन पूर्व के ठेकेदार पर मुकदमा दायर करने का निर्णय उनकी तरफ से लिया गया। प्रशासन का मानना है कि पूर्व के ठेकेदार की लापरवाही के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है और लाखों के काजू बर्बाद हो रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने मुकदमा दर्ज करने की जानकारी भी दी है। प्रकोप के कारण उस दिशा में कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई और प्रोसेसिंग प्लांट अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन उसके डाक का जहां तक सवाल है, जिस व्यक्ति ने लिया था, प्रखंड विकास पदाधिकारी संचालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वो लेने से इनकार कर दिया है। उसके बाद 2 दिनों का समय दिया गया था। कोई बंगाल का व्यक्ति 60,000 रुपया जमा किया है। रेस्ट 28,000 रुपया जो है सो अभी उसमें जमा किया जाना है। ये काजू बादाम जो बागान है, ये काजू बागान लगभग 49 एकड़ कुछ डिसमिल है। इसमें पौधा है आपका 36,000 से अभी घटा होकर आपका लगभग 26 से 27,000 पौधा है वर्तमान परिस्थिति में। और यहाँ काजू हर दिन चोरी हो रहा है। ये लॉकडाउन के विषय तो जिस तरह का हम लोग भी डाक लिए हैं, ये डाक में हम लोग का घाटा होगा इस बार, क्योंकि पहले से ही चोरी हो गया और अंतिम समय पर डाक दिया गया था। रही बात क्या, जो कीड़ा में कुछ काट दिया, स्प्रे हम लोग नहीं कर पाए हैं। और जिस तरीके से काजू की ये फसल खराब हुई है, अब प्रशासन के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो पहले ठेकेदार था, उसकी गलती मानी जा रही है और इसी को देखते हुए मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए कि बिहार में मौजूदा कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कहां हुई घटना और कहां से आई राहत भरी खबर। देखते रहिए साधना प्लस।